फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू योर ऑन चैनल पोल साइंस ग्रुप विद राकेश ठाकुर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं 11th क्लास का दूसरा वीडियो और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, हमें जरूरत क्यों होती है। इन दो टॉपिकों पर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना। फ्रेंड्स, ये टॉपिक न केवल 11th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, बल्कि हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका टॉपिक पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है पॉलिटिकल साइंस का। भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुने और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को इस वीडियो में जानने का फ्रेंड्स मौका मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के बारे में जानने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में ले चलता हूं कि कहां से शुरुआत हुई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फ्रेंड्स। तो 1928 का टाइम था, लखनऊ जगह थी जहां पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रेंड्स। प्यारे बच्चों, 1928 में सबसे पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की शुरुआत हुई थी, जहां पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने तय किया था कि इंडिया का हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन ये बात उस समय दबा दी गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आप जानते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश में आजादी की नींव रखी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने देश को आजादी दिलाने के लिए कई सारे प्रस्ताव भी उन्होंने रखे। तब 1946 का टाइम आया फ्रेंड्स, जिस दौरान ये लगभग तय हो गया था कि देश को आजादी मिलने वाली, और उसी समय ये भी तय हो गया था कि भारत का अपना संविधान बनेगा। और ये बात 1946 के क्रिप्स मिशन के अंदर बताई गई थी फ्रेंड्स। उसी में यह भी बताया गया था कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कौन भारत का संविधान बनाएगा। ऑल दीज फैक्ट्स आर ब्रीफली मेंशन्ड इन द क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, and it has also told that the people will be elected, the constituent members will be elected according to the Act of 1935, in which it has briefly defined how the Constituent Assembly members will be elected according to the universal adult franchise। इसमें यह बड़े अच्छे तरीके से बताया गया था कि आर्टिकल 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इन मेंबरों का चुनाव होगा। फ्रेंड्स, 1946 में ही इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए गए, इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरों को चुनने के लिए। उन इलेक्शनों में 208 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिली, यानी 208 लोग जो है कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 73 मुस्लिम लीग की तरफ से आए, 15 अदर्स थे और 93 पीपल जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा सिलेक्ट किए गए फ्रेंड्स। अब यहां पर सवाल उठता है कि प्रिंसली स्टेट्स क्या थे। प्रिंसली स्टेट्स फ्रेंड्स रजवाड़े, अभी हम दूसरी बुक, जब हम 12th में जाएंगे तो हमें इसके बारे में डीपली पढ़ने का मौका मिलेगा, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। लेकिन जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय भी यहां पर पैरामाउंसी लागू थी फ्रेंड्स। पैरामाउंसी का मतलब यह है कि कुछ राजाओं ने ब्रिटेन की गुलामी को एक्सेप्ट किया था। वो इंटरनल मामला तो खुद चलाएंगे देश का, उस राज्य का, लेकिन एक्सटर्नल पॉलिसीज जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलाएंगे। इसको पैरामाउंसी कहा जाता था। 565 प्रिंसली स्टेट थे जिस समय में आजादी मिल रही थी फ्रेंड्स।
अगर आप लोगों ने लगान मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब वहां के राजा आते हैं तो सभी ब्रिटिशर्स खड़े हो जाते हैं। यानी ब्रिटेन में क्योंकि महारानी का शासन था तो वो यहाँ के राजाओं को भी बड़ा रेस्पेक्ट देते थे ब्रिटिश, चाहे वो गुलाम राजा क्यों ना हो। तो इस तरह के 565 प्रिंसली स्टेट उस समय एग्जिस्ट करते थे जिस समय हमें इंडिपेंडेंसी मिलने जा रही थी फ्रेंड्स। तो इन 565 प्रिंसली स्टेट्स ने मिलकर 93 लोगों को इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सिलेक्ट किया था। टोटल मिलाकर ये संख्या थी 389 और इनकी पहली असेंबली जो है 9 दिसंबर 1946 को रखी गई। लेकिन आप सभी जानते हैं कि कुछ ही समय के बाद मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी प्रेजेंट की और यह तय हो गया कि देश का पार्टीशन होगा, देश का बंटवारा होगा। वो सभी एरियाज जो मोहम्मदन मेजोरिटी के थे, मुस्लिम मेजोरिटी के थे, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, उसको पाकिस्तान बनाने की बात कही गई फ्रेंड्स। और जिस एरिया में मुस्लिम आबादी के अलावा दूसरी आबादियां थी उस एरिया को इंडिया का पार्ट बनाना तय किया गया। तो 15 अगस्त को जब हमें आजादी मिली तो उसी समय हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान के तौर पर हमसे अलग हो गया और इसमें से काफी हद तक जो मेंबर्स थे 389 में से, उनमें से लगभग 89 मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान चले गए। इस रीजन से हमें दोबारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ी। 14-15 अगस्त की मिडनाइट में दोबारा एक बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी जिसमें हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना मोटिवेशनल स्पीच दिया जिसे हम ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। उसमें उन्होंने बड़े डीपली जो है ब्रीफली उन्होंने इसके अंदर एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन और why we want to make our own constitution, why we need our constitution and what type of India we are going to form। हम किस तरह के भारत का निर्माण करने जा रहे हैं, हम किन किन सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को लागू करने जा रहे हैं, शामिल करने जा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इन सभी चीजों के बारे में हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ने अपनी इस स्पीच में बताया। वो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली बैठक थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की और इसी में यह तय किया गया कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के सबसे पढ़े लिखे योग्य इंसानों में से एक थे, यह डिसाइड किया गया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहेंगे। इसके अलावा दूसरे पर्सन जो अपने आप में बहुत नॉलेजफुल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्होंने कई लगभग 60 कॉन्स्टिट्यूशनों को इन्होंने स्टडी किया था, कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी रखते थे बी आर अम्बेडकर। इसीलिए डिसाइड किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड होंगे। इनके साथ मुंशी मोहम्मद सदाउल्ला, एन गोपाला स्वामी और 3 और मेंबर जो है, 6 टोटल मेंबर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर फ्रेंड्स रखे गए। यहां पर एक क्वेश्चन और रेज होता है कि नेम सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ मेंबरों का नाम बताना है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। तो कुछ नाम तो वैसे भी फ्रेंड्स आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मुंशी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई सारे मेंबर्स थे, सरोजनी नायडू। तो ये कुछ नाम पूछे जाते हैं तो आपको ये भी यहां पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स इन सभी लोगों ने मिलकर 2 years 11 month 18 days लगाकर 166 असेंबलीज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार किया। 166 टाइम इन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, फिर डिस्कशन किया, कई तरह के डेलिब्रेशन हुए, कई तरह के डिबेट्स हुए, नेगेटिव पॉजिटिव सभी पॉइंटों पर डिस्कशन हुआ, तब जाकर 2 years 11 month 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। और जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन था, 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर एक क्वेश्चन और रेज होता हमारा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ, 2 महीने लेट क्यों लागू हुआ। तो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है फ्रेंड्स।
आप लोगों ने 10th के अंदर पढ़ा होगा कि 1930 में एक लाहौर समिट हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम। और कांग्रेस पार्टी कई बार ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंसी की मांग कर चुकी थी, स्वराज की मांग कर चुकी थी, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। तब उस समिट के अंदर उन्होंने पहली बार ये डिसाइड किया था कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, फुल्ली इंडिपेंडेंसी की बात करेंगे फ्रेंड्स। और इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था, ये अनाउंस किया था कि जनवरी महीने का जो लास्ट संडे होगा वो दिन पूरे देश के अंदर इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाएगा। और बाई लक वो डे जो था 26 जनवरी का डे, तब से काफी समय तक वो दिन इंडिपेंडेंस डे के तौर पर मनाया जाता रहा देश में। लेकिन क्योंकि आजादी तो हमें फ्रेंड्स 15 अगस्त को मिली थी, तो हम अपनी आजादी के दिन को तो नहीं बदल सकते थे, लेकिन हमने उस दिन को भी एक ऐतिहासिक दिन बनाने का निर्णय लिया, डिसाइड किया। अब वो ऐतिहासिक कैसे बनता फ्रेंड्स? वो ऐसे बनता कि किसी भी देश की सही मायने में आजादी तब मानी जाती है जब उस देश का अपना संविधान लागू, जब वो देश अपने रूल रेगुलेशनों से चल रहा हो। और ऐसा तो तभी हो सकता था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो। तो इसीलिए सही मायने में हमारी आजादी 26 जनवरी के दिन ही तय की गई, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे थे, लागू करने जा रहे थे, जो कि बनकर तैयार हो चुका था लगभग 3 साल की मेहनत के बाद। इसीलिए हमने 2 महीने लेट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू किया फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये दोनों टॉपिक्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप लोगों को मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबाकर, बेल आइकन को दबाकर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि और सभी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। साथ में इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि उन तक भी मेरी ये वीडियो पहुंचती रहे और जिस तरह का प्यार आप लोगों का मिल रहा है वो आगे भी मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।